आपको याद होगा कि 2024 काफ़ी इम्पोर्टेंट साल था हमारे लिए। इलेक्शंस के बाद PMLN को मैंडेट मिला, अवाम ने मैंडेट दिया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। काफ़ी सीरियस चैलेंजेस थे, बड़ी हाई इन्फ्लेशन थी, 30s में थी, इंटरेस्ट रेट जो कि बिज़नेस को बिल्कुल इकॉनमी को चलने नहीं दे रहा था, वो 30s में इन्फ्लेशन के साथ साथ 22% पे बेस रेट था, यानी स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट जिसे कहते हैं। तो 2-3% ऐड कर लें मिनिमम जो बैंक अपना मार्जिन रखते हैं लैंड करते हुए, तो वो 25 से तो कोई बिजनेस उसमें चल ही नहीं सकता। इसी तरह GDP ग्रोथ जो हाल था, और दूसरी तरफ कहते थे कि पाकिस्तान सफारती तनाई का शिकार है। तो ये लेते ही जिम्मेदारी ऑब्वियसली हम तमाम फ्रंट्स पे काम शुरू हुआ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परसों 31 की रात को आपकी मौजूदगी में उड़ान पाकिस्तान जो है इकॉनमी के हवाले से वो एक रोड मैप कौम के साथ शेयर किया। वो बेसिकली जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में जो जून में हमारा 5 साल का हमेशा 5 ईयर प्लान होता है पाकिस्तान का, काफ़ी कंट्रीज इस तरह अपने प्लान्स बनाती हैं। तो 2024-2029 का जो प्लान है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की इकोनॉमिक रोड मैप वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम के साथ और आपके साथ शेयर किया 31 दिसंबर को। अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। अभी तो इस महीने 5% से भी कम नंबर्स, रिसेंट नंबर्स आए हैं। और रेमिटेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेंड है, इजाफा हो रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस में। इसके साथ साथ GDP ग्रोथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलने से उसमें भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं इस पीरियड में। और इसके साथ साथ जो एक होप है इंशाअल्लाह जो कौम के साथ वादा किया था उसके ऊपर भी पूरी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत कोशा है। एक आवाम का बिजली का बोझ काफ़ी ज़्यादा था, उसके मल्टीपल रीजंस थे। एक जो पाकिस्तान की करेंसी पिछले चंद सालों में 104 पे मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था जब मैं उनके साथ वज़ीर ख़ज़ाना था 2017 में, तो वो बस आनन फानन वो आसमान पे पहुंच गई। तो ये एक ऐसी इसका जो सबसे तकलीफ़ दे इसका इम्पैक्ट होता है। एक्सपोर्ट तो पता नहीं बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती, क्योंकि आज तक तो डिवैल्यूएशन जो है जो मेन टूल समझा जाता है कि जी इसको फ्री छोड़ें एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और 8% को प्रमोट करते करते हम 92% को बोझ में ले आते हैं पूरी बाकी जो हमारा मईशत है। तो एक्सपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कि कुछ अरसे से पिछले साल से करेंसी अब स्टेबल हालत में है और एक्सपोर्ट्स भी अच्छा ट्रेंड शो कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हो रहा है, IT में इजाफा हो रहा है और सेक्टर्स में इजाफा हो रहा है। तो ये जो सारे जो कंबाइंड फैक्टर्स हैं इंशाअल्लाह आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने पहले 200 यूनिट तक के लिए एक ख़ास स्कीम दी, फिर पंजाब ने 200 से 500 तक, तो वो कोई यानी लो कॉस्ट आइटम नहीं थी। जो पहली फेज़ थी 200 यूनिट्स के लिए गर्मियों में वो 50 बिलियन रुपीस की उसमें सब्सिडी थी, और जो पंजाब ने किया उसमें भी करीबन 57 से 60 बिलियन का एस्टीमेट है, तखमीना फाइनल फिगर्स आ जाएंगे। तो इकोनॉमिक साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। महंगाई के लिहाज से आप भी फील कर रहे होंगे कुछ अरसे से अब
وہ جو ہر ہفتے طوفان ہوتا تھا وہ نہیں ہے اور سیٹل ہوا ہے, ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے. سارے نمبرز اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہائی 20s اور ہائی 30s میں جو ہم نے دیکھا ہے پچھلا عرصہ کچھ, تو وہ اب الحمدللہ 5% پہ مہنگائی آ چکی ہے. بجلی میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ جو سپیس نکل سکتی تھی لوگوں کے لیے نکالی اور عوام کو اس کی ریلیف دی. اور ابھی بھی وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ پھر گرمیاں آ رہی ہیں. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ دیر از اینی ڈل مومنٹ فار دی گورنمنٹ. جہاں تک ہمارا وہ جو تھا کہ جی ہم سفارتی تنہائی کا شکار ہیں, آپ میں سے بہت ساتھی کو یاد ہوگا کہ کوئی 1.5 سال پہلے یہ عام بات ہونی شروع ہو گئی تھی اور یہ قریباً حقیقت بھی تھی. تو انپریسیڈنٹڈ جو چیلنجز تھے نیشنل لیول پہ, ریجنل لیول پہ, گلوبل لیول پہ, تو ہماری جو کنسسٹنٹ اور سکسیسفل اپروچ وہ یہی تھی کہ ہم نے اپنا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ بڑھانا ہے. ہم نے تمام خاص کر ریجن میں جو ہمارے نیبرز ہیں, ہمارا پیریفری میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس, ساؤتھ ایشیا میں, تو یہ ساری چیزیں اس حکومت کے ایجنڈے پہ تھیں. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال میں الحمدللہ وہ جو ایک پرسیپشن تھی یا ایک ریالٹی تھی وہ بالکل ہوا میں اڑ چکی ہے. الحمدللہ آج پاکستان پوری طرح ایکٹیویٹڈ ہے, پوری طرح تمام یعنی ڈائمینشن میں بائی لیٹرل ہو, ملٹی لیٹرل ہو, تمام فورمز پہ فارن آفس اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے. کیونکہ کچھ لیولز ہوتے ہیں ان میں جو جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تمام فورمز پہ بائی لیٹرل ہوں یا ملٹی لیٹرل ہوں, اس میں سینئر آفیسرز لیول ہوتا ہے, ورکنگ لیول ہوتا ہے, سینئر آفیسرز لیول ہوتا ہے, پھر منسٹیریل لیول ہوتا ہے, پھر ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ لیول ہوتا ہے. تو تمام لیولز پہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ الحمدللہ موفا جو ہے فارن آفس اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو تھوڑے سے ریمائنڈ کرا دوں کہ 2024 میں جو 10 مہینے تھے وہ ہم نے کہاں تو کوششیں کیں. اس کا جو کور ہمارا اپارٹ فرام اکنامک ڈپلومیسی, جو میں نے پہلے دن آ کے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا فارن آفس میں کہ آج سے ہم کنونشنل ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈپلومیسی بھی کریں گے. کیونکہ اب دنیا میں اکانومی از دی نیم آف دی گیم. وہ پریزیڈینشل ڈیبیٹ میں وہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے اپنے اوپوننٹ کو کہا تھا اٹس اکانومی اسٹوپڈ, اگر آپ کو یاد ہو. تو گورنمنٹ کے فوری بعد ایک فرسٹ نیوکلیئر انرجی سمٹ ہوا برسلز میں, وہ الحمدللہ پاکستان کے بہاف پہ میں نے اٹینڈ کیا. اور کبھی ہماری سول نیوکلیئر انرجی پہ بڑی تنقید ہوتی تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ دنیا نے اس فورم پہ فرسٹ تھا سول نیوکلیئر انرجی سمٹ برسلز میں مارچ میں. تو دنیا نے وہاں اب مان لیا ہے کہ ہائیڈرو کے بعد جو کلینسٹ اور سیفسٹ انرجی ہے, گرین انرجی یا سیف انرجی, وہ سول نیوکلیئر ہے. تو میں نے پاکستان کے بہاف پہ اپنا انٹرونشن بھی کیا, اللہ کا شکر بھی ادا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت نے پی ڈی ایم کی حکومت کے وقت ہم نے C5 کا چشمہ 5 کا جو معاہدہ فائنل کیا تھا چین کے ساتھ, جو ہماری نیگوسیشنز تھیں وہ ہو چکا ہے اور اس کی شروعات ہو چکی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ وہ بڑا کامیابی کے ساتھ وہ انشاءاللہ اب پایہ تکمیل تک پہنچے گا. جو میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں K2 K3 دونوں کراچی میں جو ہم نے نیوکلیئر شروع کیے تھے قریباً 2500 میگا واٹ کے دونوں ملا کے, تو وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ ہماری پہلی ایکٹیویٹی تھی, یعنی ملٹی لیٹرل ایکٹیویٹی.
उसके बाद फिर आपको याद होगा सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हमारी दावत पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए अप्रैल में, और बड़ी यूज़फुल उनके साथ मीटिंग्स हुई, हमारी डिस्कशंस हुई, मल्टीलैटरल ग्लोबल इश्यूज़ हर चीज़। फिर उसी महीने में आपको याद होगा कि मरहूम ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो और उनके वज़ीर ख़ज़ाना तशरीफ़ लाए, और बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई, और मुझे याद है कि इसी कमरे में उनके वज़ीर ख़ारजा और मेरी आपसे गुफ्तगू भी हुई। फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो सऊदी अरेबिया में हुआ, उन्होंने थीम थी उनकी ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी, रियाद में जो हुआ वो भी अप्रैल में था, उसमें पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उसी अगले महीने में ओआईसी समिट था बेंजोल गैम्बिया में, उनके कैपिटल बेंजोल में, तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी अटेंड करूं और साथ मैं समिट जो है उसमें भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा कामयाब था। हमने सिर्फ उस फोरम पे नहीं, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितने जो मैं आपको काउंट क्विकली करवाऊंगा ब्रीफली, तो हाँ, हमारा जो कोर एजेंडे में जो शामिल होता है वो जम्मू एंड कश्मीर, उसके हवाले से जो वहाँ कुछ हो रहा है और जो होना चाहिए और जो एक हिस्ट्री है, और साथ गाज़ा एंड वो हमारी एक यानी भरपूर हमने नुमाइंदगी की है। मैं भी आपको आई रन डाउन फ्यू इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हमने अटेंड किए, पाकिस्तान के बिहाफ पे पार्टिसिपेट किया, और जो नई चीज़ हमने 15वें ओआईसी में बेंजोल में की पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई। बाकायदा हमने कैंपेन की, हमने मिनिस्टर्स को कन्विंस किया कि जी इसके ख़िलाफ़ एक स्पेशल एनवॉय सेक्रेटरी जनरल ओआईसी का होना चाहिए जो फुल टाइम ये काम करे, और अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सीडेड। उस मीटिंग में कुछ ममालिक के अपने अपने होते हैं ये इन मल्टीलैटरल फोरम्स पे, लेकिन जो होता है रिजल्ट जो एंड में क्या निकले, तो कुछ रेजिस्टेंस थी, लेकिन फिर वो अपॉइंटमेंट भी हो गई। जो पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर थे उन पे कुरा निकला, वो आपको पता है बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, तो उन पे कुरा निकला, और वो अभी वो ओआईसी सेक्रेटरी जनरल के स्पेशल एनवॉय हैं ओनली फॉर इस्लामोफोबिया, इसको हैंडल करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ।